हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग पढ़ेंगे जो कि पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले मैं आपको 4 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम अगेन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली एनएमडीसी वर्कमैन परीक्षा, एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर परीक्षा और एसएससी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आप कितने सवालों को कर पा रहे हैं और कितने सवालों को नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको सीख लीजिएगा, जो आता है वो बहुत अच्छी बात है, गुड एंड वेल फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियो की पीडीएफ होती है, डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, यदि डांस को किसी कोड भाषा में GXQZH लिखा जाता है तो उसी भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। इफ डांस इज रिटन एज GXQZH इन ए कोड लैंग्वेज देन हाउ विल राइट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब हमको कोडिंग डिकोडिंग करना है और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनिंग का, और ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं लॉजिक क्या है। पहले क्वेश्चन लॉजिक निकालना पड़ेगा तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है। तो पहले हमको कह दिया डांस दिया है ना, DANCE, ये हमको दिया हुआ है और इसे कोडिंग करके क्या बनना है, GXQZH। अब हमको देखना पड़ेगा ये बना कैसे, इनमें संबंध है क्या, आखिर में इन वर्ड्स में संबंध चल क्या रहा है। तो देखिए आपसे होता है D से G कितना होता है, +3 होता है, EFG तो ये +3 हो रहा है यहाँ से। लेकिन A से X देखिए तो ये रिवर्स हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, यानी XYZA यानी हम -3 हो रहा है। देन MNOPQ यानी फिर +3 हो रहा है, फिर C2Z फिर -3 हो रहा है और EFGH यानी +3 हो रहा है। यानी हमको क्या पता लगा, यानी पहली वर्ड में +3 होगा, दूसरा -3 होगा। हमको ये देखना है बस, पहला +3 दूसरा -3 फिर +3 फिर -3, तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी हमारी। तो चलिए अब इसी लॉजिक को हम लगाते हैं राइट में। तो हमको लिखना क्या था, राइट की कोडिंग हमको करनी थी RIGHT। तो R में अगर हम 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, STU, तो यहाँ पे U आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई से -3 करें कितना आ जाएगा, FGHI, तो F आ जाएगा। फिर G में +3 करेंगे क्या आएगा, HIJ, तो J आ जाएगा। तो UFJ और UFJ ऑप्शन नंबर A और C चल रहा है, इसका मतलब B और D तो हमारा आंसर अब नहीं होगा, यानी या तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर होगा या तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। तो हम एक कोडिंग और कर लेते हैं, हमारा आंसर हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो H से -3 हम करें क्या आएगा, H से -3 करेंगे तो 8 -3 5, यानी 5 पे आता है हमारा E, तो E आ जाएगा। देन T से डब करेंगे तो UVW पे W आ जाएगा, यानी हमारे कोडिंग क्या निकल गया, UFJEW, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, देख लो। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, +3 हुआ, देन -3 हुआ, अगेन +3 हुआ, देन -3 हुआ, फिर अगेन +3 हुआ। ठीक है, तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग की जाती है और हमको आंसर मिल गया, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी क्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध जो पिल्ला से होता है, बकरी का संबंध वही हमको बताना है, यानी डॉग का जो संबंध पपी से होता है, गोट का संबंध वो क्या होगा, काफ से होगा यानी बछड़े से, मेमना से होगा, बिलौटा से होगा या शावक से होगा। तो आप सब जानते हैं कुत्ते को जो बच्चे होते हैं उसको हम पिल्ला ही कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो पिल्ला ही बोला जाता है कि पिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला है, ये बोलते हैं ना। तो बकरी के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं ना। बकरी के जो बच्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेमना बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैम्ब। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, मेमना। ठीक है ना, और आप सबको पता है शावक क्या होता है, शावक जो शेर का बच्चा होता है, जो लायन का जो बच्चा होता है उसको हम कब बोलते हैं, काफ। बछड़ा सब जानते हैं किसका बच्चा होता है, गाय का जो होता है मेल
बच्चा, उसको हम बछड़ा बोलते हैं। बिलौटा क्या होता है, बिलौटा सब जानते ही, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बिल्ली का जो बच्चा हो गया, बेल बच्चा हो गया। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मार्क 72, तो रेशो 6:42, यानी 6 से 42 जैसे बना होगा वैसे 72 भी किसी न किसी शब्द से बना होगा। हमको यहाँ पे लॉजिक पर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिक है क्या। ऑप्शन दे रखे 5 6 4 3। तो चलिए करते हैं इसको। रुक जाओ, यहाँ मुझे लग रहा है तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लग रहा है ऑप्शन 20। चलो मैं पहले आंसर बताता हूँ। आप देखो अगर 6 से 42 कैसे बना, हमको पहले ये ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तुम इधर ये आंसर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। यानी हमको यहाँ जो लॉजिक लगा वो जाहिर सी बात है यहाँ भी वो लॉजिक हो। रीजनिंग का मतलब भी होता है सेम लॉजिक, सेम चीज़ चलनी चाहिए। तो अगर हम देखें 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और इसमें अगर +6 अगर अगेन हम ऐड कर दें तो हमारा 42 आ जाएगा, अगर ये लॉजिक होगा तो, ठीक है ना। तो अगर 72 का देखें तो 8 का स्क्वायर, 72 के नज़दीक कौन सा स्क्वायर होता है हमारा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगर 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आएगा हमारे पास 64, और अगेन अगर इसमें हम 8 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 72। तो यानी राइट आंसर हमारा 8 ही होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ नहीं, तो यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन हम लिख लीजिए, मैं आपको PDF दूंगा, सही कर दूंगा। एक ई ऑप्शन लिख लीजिए 8, ठीक है ना। अब कैसे हुआ फिर समझा देता हूँ। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 8 हमने करा, तो 64 + 8 = 72। कैसे, अब देखो यहाँ भी वो लॉजिक लग रहा है हमारा, इसका हमारा सही है। देखो 6 का स्क्वायर अगर +6 का हम करते हैं तो आएगा 36 + 6 = 42। यह लॉजिक हमारा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा E8। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या में सुनिए। पहले फाइंड ऑड वन आउट, यानी हम ये तो मैंने बहुत सिखाया आपको क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने जो लेक्चर लिया था रीजनिंग का वो क्लासिफिकेशन पे लिया था, मैंने समझाया भी था आपको बहुत अच्छे से। तो इसमें 3 वर्ड एक जैसे होते हैं जो फॉलो करते हैं, एक होता है जो हमारा डिफरेंट होता है, तो हमें डिफरेंट को ही फाइंड आउट करना होता है। तो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं नदी, रिवर, झील, लेक, बांध, डैम, तालाब, पॉन्ड। तो इसमें 4 एक जैसे वर्ड हैं, एक अलग है। आप खुद देखिए अब यहाँ पे, अब आप ए को कंसिडर करते हैं, बी को और डी को कंसिडर करें तो एक जैसे वर्ड। आप कहेंगे सर कैसे। देखो नदी क्या है, रिवर क्या है, ये बहता हुआ पानी है, यानी फ्लो में रहता है ये। झील क्या है, ये भी बहता हुआ पानी है हमारा। तालाब क्या है, ये भी हमारा बहता हुआ पानी है। लेकिन जो बांध होता है इसको तो, या आप लोग यहाँ पे और लगा सकते हैं, मैं बताऊँ क्या लॉजिक लगा सकते हैं। बेस्ट लॉजिक अगर मैं बताऊँ तो आपको, देखो नदी, झील और तालाब क्या है, ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। जबकि बांध को हम खुद बनाते हैं, पानी रोक के हम बांध को बनाते हैं। डैम बहुत सारे बना रखे हैं हम लोगों ने, जीके पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। तो डैम जो होता है इसको, ये आर्टिफिशियल होते हैं, यानी ये मैन मेड होता है। इसको इंसानों ने खुद बनाया, अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। कोई कहीं पे हमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है, या कहीं पे पानी कमी है तो हम बांध बना के वहाँ पानी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है तो हम पानी को रिजर्वायर करते हैं। ऐसे हम क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग बांध बना के। तो इसलिए हो सकता है, क्योंकि बाकी जो नदी है, झील और तालाब है, ये क्या है हमारे, ये नेचुरली होते हैं, ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं ये। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही ऑड वन आउट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर तो नहीं फूलेंगे आपके, फूल भी सकते हैं। जिन लोगों को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती होंगे तो क्वेश्चन कहेंगे कि सर क्या हो गया, ये क्या क्वेश्चन दे दिया सर आपने, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सवाल देख के। 36, 64, 100, 24, 49, 81, 121, 27, 144, क्वेश्चन मार्क 256, 42। तो ये क्वेश्चन मार्क है, हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सवाल यही है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे ना, सवाल को देखो ध्यान से देखो, एक बार 1 सेकंड सवाल को ध्यान देखो। 36, 64 और 100, ये कहीं ना कहीं हमको पता है किसी न किसी स्क्वायर होते हैं ये। जैसे 100 हमको पता है 10 का स्क्वायर होता है, 64 हमको पता है 8 का स्क्वायर होता है, और 36 हमको पता है 6 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ भी हम देखें तो 49 देखो, 81 और 121, यानी 49 किसका होता है, 7 का होता है, 81 9 का होता है, 121 11 का होता है, और 144 ये 12 का होता है, 256 16 का होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बन रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लगा के ऐड करें तो अगर हमको ये संख्या प्राप्त होगी तो हमारा लॉजिक एकदम सही है हर क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं, अब प्रैक्टिस हम करते हैं जरा सवाल की। तो हमको पता है 36, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं। आप यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि नहीं लगाया, 64 और 100। तो आपको पता है ये 6 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 8 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 10 का स्क्वायर होता है। अगर हमको ऐड करें तो 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24 हमारा आ रहा है, जो कि 24 नीचे दिया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक सही है। लेकिन हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं, क्या होता है दूसरे में अलग लॉजिक हो सकता है ये लॉजिक ना फॉलो कर रहा हो।
ठीक है ना। तो अब दूसरे को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये लॉजिक फॉलो कर रहा है इसका मतलब हमारा तीसरे में भी यही लॉजिक फॉलो करेगा। देखते हैं करके। तो अगला क्या है, 49 है, देन 81 है, देन 121 है। तो हमको पता है ये 7 का होता है, ये 9 का होता है, ये 11 का होता है। तो 11 और 9 20 और 27, 27 आ रहा है और ये 27 ही हमको दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक परफेक्ट है एकदम। अब हम इसको करते हैं। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन ये क्या आएगा, तो हमें पता है 144 और प्लस हमको क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया पहले हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 256। तो हमको पता है 144 किसका होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, और 256 किसका होता है, ये होता है 16 का। तो ये हो जाएगा 28। अब देखो यहाँ पे 42 आ रहा है और यहाँ पे 28 आ रहा है, तो कितना डिफरेंस हमारे पास बच रहा है अभी भी। तो देखो अभी भी हम देखें तो 42 में से 28 अगर हम देखते हैं तो 14 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, यानी 196 का स्क्वायर 14 रहा होगा, तभी तो हम जब उसको ऐड करेंगे तभी तो हमारा 42 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 196। अब आप कहेंगे सर 196 कैसे हो, अब यहाँ पे 196 रख लो यहाँ पे आप, ठीक है ना, हम यही तो कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर रखा। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर था, ये 12 का स्क्वायर था, फिर 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, और 256 किसका होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। अगर उसको हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 2 12, हासिल लगाए 3 और 1 4, 42 आ गया, जो कि 42 नीचे आ रहा था हमारे पास में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 196, यानी यहाँ 196 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा आंसर। कैसा लगा सवाल ये, अच्छा लगा ना सवाल, अच्छे लेवल सवाल था थोड़ा ये। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, अर्थात ए बराबर जेड लिखा है इन्होंने, बी बराबर वाई लिखा है, सी बराबर एक्स लिखा है आदि, इन्हें चलते रहेगा आगे। तो आवर को कैसे लिखा जाएगा, यानी आवर की हमें कोडिंग बतानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी तो आपको रिवर्स कोडिंग से मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने, तो बहुत लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो कह रहे थे रिवर्स कोडिंग समझाते। तो मैं थोड़ा आपको रिवर्स कोडिंग समझाता हूँ कि रिवर्स कोडिंग ज़्यादा आजकल पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो रिवर्स कोडिंग होता है क्या, रिवर्स कोडिंग होता कुछ नहीं है। देखो रिवर्स कोडिंग कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब देखो रिवर्स कोडिंग कैसे होती है, ए का उल्टा हम देखते हैं जेड, यानी अब वहाँ से देखो सीधे से हम देखेंगे तो 1 नंबर पे ए आएगा, लेकिन अगर उल्टे से हम देखेंगे तो 1 नंबर पे हमारा जेड आएगा, तो यहाँ जेड आ जाएगा। फिर बी से नीचे यहाँ उल्टे के लेंगे वाई हो जाएगा, सी के नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा, डी के नीचे क्या आएगा, ई आएगा, अरे ये थोड़ी आएगा यार, डब्ल्यू आएगा। उसी प्रकार ए के नीचे क्या आएगा, वी आएगा, उसे एफ के नीचे क्या आएगा, यू आएगा, उसे जी के नीचे क्या आएगा, टी, फिर आई के नीचे क्या आएगा, आर, ऐसे चलते रहेगा ये। यानी हमको क्या रिवर्स कोडिंग करेगी, यानी ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, उस तरह फॉरन चलता रहेगा, हमारी सीरीज पूरी चलती रहेगी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आवर की हमें कोडिंग करनी है, तो आवर की कोडिंग कैसे करेंगे, HOUR। अब देखो एच का उल्टा क्या होता है, इसके ट्रिक होती है, मैंने ट्रिक से याद कर रखा है। देखो एच का उल्टा होता है हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मतलब एस आएगा, यानी इसके नीचे एस आएगा। ओ लाइट ऑन, हम लाइट ऑन बोलते हैं तो ओ के नीचे एल आ जाएगा। यू से उफ, एफ आ जाएगा। और आर से क्या होता है, इंडियन रेलवे, नीचे आई आ जाएगा। तो इन्हें हमें कोडिंग क्या निकल के SLFI, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ, देखो SLFI। तो आपको ऐसे याद करना है। अब देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको उसको याद कर लो कैसे याद किया जाता है। अब ऐसे याद करो, देखो इसको ए से जेड, ये सिंपल है, ए से जेड याद कर लो। फिर बी से वाई, बी वाई बॉय, बॉय बोलते हैं बॉय। सी से एक्स, 6 बोलते हैं 6, यानी सी का उल्टा एक्स होगा। फिर डी से ड्यू, जो आप ड्यू लगाते हैं तो डी का हो जाएगा उल्टा डब्लू। ई से इवन, ई से इवन यानी ई का उल्टा होगा वी। फिर होता है ई एफ, एफ का उल्टा क्या होगा, उफ, उफ का यानी यू आ जाएगा यहाँ पे, उफ, यू एफ, उफ हो गया। फिर आएगा ई एफ जी, जी का उल्टा GT रोड, आपने GT रोड पढ़ी ना, GT रोड, जी का उल्टा क्या होगा टी। फिर एच, एच का हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी आप पढ़ते हैं, एच का उल्टा हो जाएगा एस। फिर आई, आई का होता है इंडियन रेलवे, यानी आई का उल्टा होगा आर। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना फटाफट, फिर आगे बताता हूँ आई से आगे, ठीक है। ये वाई, हाँ बी का वाई है, इसको याद रखिएगा, वही वाई है, वाई, ठीक है ना। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आई से आगे देखते हैं, आई का क्या था, जे। तो जे का हम लिखते हैं, सॉरी, जे का हम लिखते हैं जंगल क्वीन, यानी जंगल की क्वीन, यानी क्यू, जे का उल्टा क्यू। फिर जे के आगे क्या था, के, के यानी पीके, 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 आपने पीके, पीके मूवी देखी होगी ना, पीके, 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 जे के। फिर एल, एल का हमने बताया था लाइट ऑन, यानी एल का उल्टा होगा ऑन, लाइट ऑन, यानी एल का उल्टा हो गया ऑन, ये रिवर्स, ठीक है ना। जे के एल, फिर आएगा एम, एम का उल्टा एन होता है, आपको बस याद रखना है, एम एन। फिर
एन आए, एम क्या आता है, एन, एन का उल्टा जाएगा एम, एम एन ओ, फिर वही है बस इतना 13 तक आपको याद रखना है, बस एम से एन तक आपको याद रखना है, फिर वही सेम रिपीट होने जाएगा फिर से अगर आप देखो एम ओ आएगा तो ओ का उल्टा एल हो जाएगा, जब एल का उल्टा ओ है तो ओ का उल्टा एल होगा, जेड सी बात है। तो आपको कहाँ तक याद रखना है, आपको सिर्फ 13 वर्ड याद रखना है, आपको 26 कैरेक्टर होते हैं ए से जेड तक, आपको सिर्फ 13 कैरेक्टर के रिवर्स याद रखने हैं, आपको ए से लेके एम तक खाली, जो मैंने आपको दिखाया था। आपको एम तक क्या रखना है, एम का उल्टा होता है एन, बस यहाँ से अगला जब एन आएगा तो अभी रिवर्स होने जाएगा, एन का उल्टा विराम हो जाएगा, ओ का उल्टा एल हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी चलेगा, यानी उसका उल्टा हुआ, हमने पहले को बता दिया है। तो ये होती है इसकी याद करने की ट्रिक, ए टू जेड, बी टू वाई, सी टू एक्स, डी टू डब्ल्यू, ई टू वी, फिर ऐसे करके जो फार ऑन जो मैंने आपको दिखाया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छी बात है, और नहीं दिया होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, इसका आंसर आता है एस एल एफ आई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उसे चुनिए। यू कैन मेक ओनली वन ऑफ दीज वर्ड्स बाय मिक्सिंग द गिवन लेटर सेलेक्टेड, यानी मिसअंडरस्टैंड से एक ही वर्ड हम बना सकते हैं जो इस ऑप्शन में दिया होगा हमको। तो अब इसमें तो बाय ऑप्शन देखना पड़ता है सारे आंसर में। अब देखो एस ई एन डी, तो देखो एस भी है, ई भी है, एन भी है और डी भी है, तो ये पहला अक्षर ही बनना होगा। अब देखो एस ई एन टी अगर देखते हैं तो एस ई एन तो था, लेकिन टी देखो है, एस कहाँ दिया, एस ई एन टी, तो टी भी मिल रहा है, यानी ये भी है, टी ई एन टी, टी ई एन टी, तो टी एन टी तो नहीं बनेगा, ठीक है, टी एन टी क्यों नहीं बनेगा, टी इसमें एक ही बार है, यहाँ पर टी 2 बार आ रहा है, फिर क्या है एम ई एन डी, एम ई एन डी, एम ई एन डी बन जाएगा। यानी यहाँ पे सवाल जानते क्या होगा, इसमें ये सवाल होना चाहिए था कि इसमें एक वर्ड नहीं बनेगा, 3 वर्ड बन, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये होगा कि इन अक्षरों से मतलब मिसअंडरस्टैंड से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा, जो जिसका फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एस सी एन टी और एम ई एन टी ये तो बन रहा है हमारा, आपने देख ही लिया, आपके सामने मैंने करा है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो सही कर दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच वर्ड नॉट फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस लेटर्स, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग का यूज करके हम कौन सा अक्षर नहीं बना सकते हैं, आपको लगेगा नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर लिखा बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन है एक्चुअली ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम टी एन टी नहीं बना सकते। अब टी एन टी क्यों नहीं बना सकते हैं, देखो टी ई एन टी, देखो टी है इसमें, लेकिन टी देखो एक ही बार है, मिसअंडरस्टैंड एक ही बार टी आ रहा है, लेकिन देखो वर्ड में 2 बार टी दे दिया है, इसलिए हम ये फॉर्मेशन हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी एक बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, जिसका आंसर आप फटाफट आप निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पिक्चर, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग उपस्थित है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रायंगल सिखाया था, वो भी एक ही टाइप ट्रायंगल सिखाया था, ऐसे कर करके मैं आपको सारे टाइप करा दूंगा। तो आज मैंने कहा आज आपको स्क्वायर सिखाता हूँ, क्योंकि स्क्वायर ट्रायंगल से छोटे मोटे एग्जाम में ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्क्वायर आपसे पूछेगा या तो वो आपसे ट्रायंगल पूछेगा, और ज़्यादा अगर पूछा तो रेक्टेंगुलर पूछ लेगा आपसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन बड़े एग्जाम में तो अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, जब एसएससी रेलवे में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है ना। छोटे एग्जाम में एनएमडीसी बहुत छोटा एग्जाम है, वर्कमैन, ठीक है ना, लेबर पोस्ट के लिए इतना हाई क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग। तो अब देखते हैं इस सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब वैसे अगर आप गिनने पाएंगे तो गिनते रह जाएंगे इसमें। देखो उसकी ट्रिक होती है, ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी देखो आपकी रो और कॉलम इक्वल है, देखो ये देखो ये इक्वल है, यहाँ भी 4 है, रो 4 है और कॉलम भी हमारी 4 है। देखो जब भी और रो और कॉलम इक्वल हो हमारे पास में, देखा ना, जैसे ऊपर 4 दिख रहा है हमको, नीचे भी 4 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले तो इनकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 2 3 4, ये नंबरिंग निकल ली। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है देखो ऐसे, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। या आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये करेंगे कितना आएगा, 4 का 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 16 9 होता है आपका 25, 25 4 1 29, 29 और 1 30, 30 हमको ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है। सबसे अच्छा मेथड यही है। लेकिन ये कब आप करेंगे, ऐसा आप जब करेंगे जब रो और कॉलम इक्वल हैं। यानी देखो यहाँ भी रो देखो 1 2 3 4 और कॉलम देखो 1 2 3 4, यानी 4 रो हैं 4 कॉलम है। तो उस केस में क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग कर देंगे और जो नंबरिंग आपने करी उसका स्क्वायर करके आप सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 30। कैसे करा देखो फिर समझा देता हूँ एक बार।
1 2 3 नंबर हम कर देंगे। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर हमने क्या है 16 9 4 1। इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है BDFHIKMOQSUW, तो आगे हमारा क्या आएगा। तो उसके लिए पहले हमको इस वाले में लॉजिक ढूंढना पड़ेगा ना, यहाँ क्या लॉजिक लगा हुआ है, तभी तो हम आगे का लॉजिक ढूंढ पाएंगे। कोड डिकोडिंग हम यही करते हैं कि कोड डिकोडिंग का मतलब ही है सेम लॉजिक जो उसने वहाँ से मैसेज कोड करके भेजा है, आप तभी डिकोड उसको कर पाएंगे जब आपको उसका लॉजिक पता होगा, जब आपको उसकी सोच पता होगी उसने किस माइंडसेट से आपको वो चीज़ भेजी है आपको। तो रीजनिंग में यही होता है, आपको एग्जामिनर की सोच सोचनी पड़ती है कि एग्जामिनर ने किस सोच से इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है। अब देखिए अगर वैसे हम देखें तो B C गायब है, फिर D, फिर E गायब है, F, फिर G गायब है, H, यानी एक का गैप कर दिया है। उसके बाद H के बाद क्या आता है I, तो तुरंत I ले लिया। फिर J गायब करा K, फिर L गायब करा M, फिर N गायब करा O। तो यानी एक एक गैप करके सीक्वेंस चल रहा है, यानी कुल मिलाकर सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक एक अक्षर के बीच में इन्होंने गैप करा है। तो उसी प्रकार अब देखें Q S U W, इसका आगे हमारा क्या आएगा। अब देखो PQ Q होता है, फिर R गायब है देखो S, फिर T गायब है U, फिर V गायब है W, W क्या आएगा X, W बाद क्या आएगा WX, फिर Y गायब होगा Z आ जाएगा, फिर एक और गायब होगा Z का A आता तो B आ जाएगा, B का C आता तो D आ जाएगा, XZBD आएगा। और XZ वाला X वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही था, तो हम वैसे ही मार्क बन के आंसर लगाए, तो ऑप्शन नंबर भी हम आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कोड डिकोड कितने बार ऐसा भी होता है ना, आपको बस एक अगर एक शुरू का वर्ड मिल गया तो आपको आंसर पता लग जाएगा। और जब भी आप कोड एंड डिकोडिंग करें, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ उसको आप बाय ऑप्शन नहीं देखते देखते चलें, क्योंकि कितना होता है ऑप्शन से ही आपके आंसर आ जाते हैं, तुरंत मिल जाता है आपको आंसर, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे आपको टाइम बच जाता है। और पेपर में क्या होता है, मेन है सारा खेल टाइम का ही, आपको अपना टाइम बचाना है ताकि ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। और ऑनलाइन जब एग्जाम देते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टाइम की, मतलब सेकंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के लिए, सेकंड में भी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोडिंग करी गई है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है प्रीति। अब ये है रिलेशनशिप से सवाल, और लास्ट टाइम स्टूडेंट मुझसे डिमांड करी कि सर आप जब भी रीजनिंग पढ़ाएं तो एक क्वेश्चन रिलेशनशिप को जरूर कराएं, ब्लड रिलेशनशिप से। तो ये आपकी डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ, और जितने से पहले सेट कराए हैं मैंने ब्लड रिलेशन के सवाल कराए हैं, लेकिन अब आगे भी ध्यान रखूंगा। और आज तो फिलहाल एक ही सवाल लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा ये 2 से 3 सवाल आपको मैं ब्लड रिलेशन के करा दिया करूँगा रीजनिंग जब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ठीक है। राम जो है प्रीति का भाई है। ठीक है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अच्छा, नीता जो है राम की बहन है, तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। कितना जंबल बना रखा है इसने क्वेश्चन को, लाइक क्वेश्चन बहुत इजी है ये। प्रीति हैज ए सन नेम्ड अरुण, राम इज प्रीतिज ब्रदर, नीता ऑल्सो हैज ए डॉटर नेम्ड रीमा, नीता इज द सिस्टर ऑफ राम, व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप विथ रीमा। तो अरुण का रीमा से क्या संबंध है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सवाल को, करेंगे तभी आंसर आएगा। तो क्या है, प्रीति का अरुण नाम पुत्र, प्रीति को हम पी से दिखाते हैं, पी से हम डिनोट कर रहे हैं प्रीति को। फीमेल है तो उसको माइनस पे दिखाएंगे, माइनस लेके हमको पता रहेगा कि ये फीमेल है, और प्लस हम दिखाएंगे मेल को ताकि हमको पता रहे ये मेल है। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र है तो यानी मेल है, तो अरुण को दिखाते हैं ए से, ये क्या है मेल है तो हम उसको दिखाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, राम प्रीति का भाई है। अब देखो भाई बहन का रिलेशन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है ये बराबर में चलेंगे। तो प्रीति का भाई राम है तो ये बराबर में चलेगा, इसके राम मेल है तो ये हो गया, यानी इसका भाई होगा। अब हमको पता लग गया कि रिलेशन का बराबर है और ये भाई है आपस में, ये इसका भाई है। ठीक है। उसका क्या कह रहा है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता बीच में आ गई, लेकिन नीता का रिलेशन आगे क्वेश्चन दिया हुआ, देखो नीता राम की बहन है, तो पहले हम इसको करेंगे, नीता किसकी बहन है, राम की बहन है, तो इसकी बहन हो जाएगी नीता, बहन है तो माइनस कर देंगे हम। अब इससे हमको क्या पता लगा, इसका मतलब क्या है, प्रीति राम और नीता आपस में भाई बहन है, यानी प्रीति और जो नीता है वो राम की बहनें हैं, यानी ये तीनों एक ही हैं, एक ही रिलेशन तीनों का आपस में, एक ही माँ बाप के औलाद हैं ये लोग। तो राम की जो बहनें हैं दोनों, प्रीति भी बहन है, यानी प्रीति की बहन नीता होगी, जाहिर सी बात है, इससे एक रिलेशन नहीं पता, ये इसकी बहन है और ये इसका भाई है, और ये दोनों आपस में क्या है, इसकी बहनें हैं राम की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या, अब वो लाइन क्या बोली थी उसने, नीता की भी रीमा नाम पुत्री। अब हम ऐसे निकाल सकते, नीता क्या पुत्री थी, रीमा पुत्री थी, तो रीमा पुत्री। अब इसका हम ये माइनस कम कर देंगे। अब हमसे पूछा कहता अरुण का रीमा संबंध, यानी इसका रिलेशनशिप हमसे पूछा था, अरुण का रीमा से क्या संबंध होगा। अब खुद देखिए, प्रीति और नीता आपस में बहनें हैं। अब आप खुद देखिए, अब इसको अब मैं आपको रियल लाइफ में रिलेट कराता हूँ। सपोज डेट आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी की बहन है,
पता लग गया। यानी प्रीति समझ लीजिए आपकी मम्मी है और नीता आपकी मौसी है, यानी माँ की बहन क्या होती है, हमारी मौसी लगती है ना। तो यानी प्रीति अगर आपकी मम्मी का नाम है तो नीता आपकी मौसी का नाम है, यानी नीता आपकी मौसी है और नीता की बेटी है रीमा। तो ये क्या लगेगी आपकी, अरुण की क्या लगेगी, अरुण से क्या लगेगा, अरुण का मौसेरा भाई लगेगा ना। जाहिर सी बात है, मौसेरा जब संबंध है तो मौसेरा ही भाई लगेगा। रीमा का संबंध अरुण से क्या हो जाएगा, यानी रीमा क्या है, नहीं अरुण का संबंध रीमा से क्या होगा, ये इसका मौसेरा भाई हो गया ना, क्योंकि ये मौसी संबंध हो गया, समझ में आ गया होगा। तो ये कजन हो गया, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मौसेरा भाई। क्यों हुआ, क्योंकि प्रीति और नीता क्या है, बहन है आपस में, तो इनके जो बच्चे होंगे आपस में मौसेरा संबंध तो रखेंगे आपस में, जाहिर सी बात है ना। तो ये रियल लाइफ में आप रिलेट करके देख सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं। अगर आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी कोई बहन है, उनके बच्चे हैं, तो लगेंगे तो भाई बहन आपस में, कैसे लगेंगे, वो मौसेरे भाई बहन हमारे लगेंगे, कजन लगेंगे हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एज का रिलेशन, एज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का पूछा ही जाएगा आपसे, चाहे मैथ में आप इसको ले लो चाहे रीजनिंग में आप इसको ले लो। लेकिन इसको मैं आज ट्रिक से सिखाऊंगा आज आपको, मैं आपको कैसे जल्दी से कर सकते हैं। पहले आपको सिखाऊंगा बेसिक मेथड से जो आप एग्जाम में करते ही हैं, और एक आपको सिखाऊंगा फास्ट मेथड जिससे आप फटाफट आंसर ला सकते हैं। और बाय ऑप्शन आप इसको करेंगे, अगर आपके दिमाग काम नहीं करा वहाँ पे तो आप बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, ठीक है। तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एट प्रेजेंट राम इज 4 times हिज सन एज, आफ्टर 5 years ही विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, फाइंड डियर प्रेजेंट एज। तो हमको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो पहले सिंपल मेथड जो आप लोग हमेशा करते हैं, कन्वेंशनल मेथड। तो राम और पुत्र है, तो राम को हम आर से दिखा देते हैं, उसके पुत्र को हम ऐसे दिखाते हैं, राम और सन हो गए। तो राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, यानी अगर उसका पुत्र 1 साल का होगा तो राम 4 साल का होगा रेशो में। 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, यानी अगर 5 साल के बाद सन भी 1 साल का रहा होगा तो ये 3 साल का हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 5 year प्लस 5। लेकिन अब देखिए रेशो इक्वल नहीं है हमारे पास में, प्रेजेंट में 4 और 1 है और वर्तमान में 3, और मतलब प्रेजेंट में 4 रहेगा और फ्यूचर में 3 1 होगी। ये कम कैसे होगा, बढ़ना चाहिए था ना, रेशो तो इक्वल रहना चाहिए था। ये ना पहले हम क्या करें, रेशो को इक्वल करेंगे। तो रेशो इक्वल कैसे किया जाता है, इसका डिफरेंस कितने का है, 3 का, और इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 2। तो राम और सन की जो ये प्रेजेंट हो जाएगी हमारा 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और नीचे मल्टीप्लाई करके 3 3 9 और 3 कम 3। अब देखिए अब हमारा देखो क्या है, अब हमारा देखो जो अंतर बराबर है, देखो 2 और 1 3, 8 और 1 9, यानी ये हमारी क्या थी, ऊपर वाली हमारी प्रेजेंट आयु थी, और ये आफ्टर 5 year थी, प्लस 5 year के बाद। और हमसे पूछा कि हमसे प्रेजेंट आयु पूछी है। लेकिन अब ये देखिए 8 से 9 हुआ, 2 से 3 हुआ, ये क्यों हुआ, ये 5 साल के बाद हुआ। यानी जो एक रेशो बढ़ा है हमारा वो कहीं ना कहीं 5 साल के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि 8 से अगर मान लो तुम प्रेजेंट में 8 साल के थे और जो उसका बेटा 2 साल का था, तो 5 साल के बाद 9 और 3 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक रेशो में 5 साल लेकर आए, तभी तो जब 5 साल हमारे बीच में ऐड हुए हैं वो, तभी ना ये रेशो बढ़ा है। इसका मतलब क्या था, एक रेशो अपने साथ 5 साल लेके आया है, यानी एक रेशो जब 5 है तो हमसे पूछेंगे प्रेजेंट आयु, तो प्रेजेंट आयु कितनी है, 8 और 2 है। तो राम की प्रेजेंट आयु कितनी होगी, जब एक रेशो की वैल्यू 5 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो राम की आयु 40 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 5 दूनी 10। तो 40 और 10 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, सी में हमको दिया हुआ। देखो 40 और 10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। लेकिन अब आप कहेंगे सर आप तो शॉर्टकट मैटर करते हैं, ये तो बहुत लंबा हो गया सर, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, आप शॉर्टकट बता दीजिए ताकि हमारा भलाई भी हो जाए। कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट है उन लोगों के लिए। तो पहले इसी को लेता हूँ मैं। सपोर्ट अगर आपने पेपर अगर क्वेश्चन आपको मिला होता है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे सॉल्व करूँ, मैं या सर ने पढ़ाया तो मैं भूल गया मैं कैसे करूँ, यार शॉर्टकट मैटर करते हैं, तो अब क्या करेंगे। सपोर्ट आपने इत्तेफाक ऑप्शन में सी ही उठा लिया, तो पहले सी को हम चेक करते हैं। तो सी को हम चेक करेंगे तो क्या है, सी 40 हमको दिया हुआ है और 10 हमको दिया हुआ है, यानी जाहिर सी बात है जो ऊपर वाली आयु राम की होगी, नीचे वाली आयु उसके बेटे की होगी, सन की होगी, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये आंसर आएगा कैसे, अब देखो कैसे आएगा। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु को 4 गुना, अब देखिए 4 गुना तो है ही, अगर उसका पुत्र 10 साल का है तो राम 40 साल का है, 10 चौके 40, यानी पहली जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉलो हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए पहले स्टेटमेंट हर उसमें फॉलो हो रहा है। देखिए 8 चौके 32 पे भी 4 गुना है, 4 टाइम्स हो रहा है, 10 40 ये भी 4 टाइम्स हो रहा है, 5 चौके 20 ये भी 4 गुना हो रहा है, 15 चौके 60 ये भी 4 गुना, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं हमारे, कि वर्तमान राम अपने पुत्र के 4 गुना है, 4 गुना तो सारे ऑप्शन है हमारे, तो ऐसे आंसर को पता लगेगा। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट से हमको कंफ्यूजन निकलेगा हमारा कुछ। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, 5 वर्ष के बाद होगा ना,
तो यानी ये तो प्रेजेंट एज है ही हमारे पास में, हमारा और आसान हो गया। अगर ऑप्शन सी हम लेते तो 40 और 10 है ना, 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद जाहिर सी बात, अगर आप 40 साल के तो 5 साल बाद कितने को जाएंगे, तो ये 5 साल के बाद बता रहा है ना वो आयु जो दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है, तो 40 5 45 हो जाएगा। और जाहिर सी बात इसका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा, तो कितना हो गया 15 3 45, या 3 गुना हो रहा है। 5 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, देखो 3 गुना हो रहा है, 15 3 45। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो सारे ऑप्शन में हम देखेंगे, सारा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन पहले स्टेटमेंट फॉलो हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 32 और 8, तो 32 में अगर हम 5 ऐड करें कितना हो जाएगा 37, और 8 में अगर हम 5 ऐड करें कितना हो जाएगा 13, तो 13 3 तो 39 होता है, यहाँ तो 13 3 37 हो रहा है। यानी पहला तो फॉलो करा लेकिन दूसरा वाला फॉलो नहीं करा, इसका ये आंसर हमारा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा निकला था। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, तो 20, फिर 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी 25, और 5 साल का बेटा तो 5 साल बाद हो जाएगा 10 साल का, तो 10 3 30 होना चाहिए, यहाँ तो 25 हो रहा है कि 3 गुना करना है हमको, तो यही फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, तो 60 + 5 5 साल के बाद होगा 65 साल का, और ये हो जाएगा 15 + 5 ये हो जाएगा 20 साल का, तो 20 3 60 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 65 हो रहा है, यानी ये भी 3 गुना नहीं हो रहा है। 3 गुना कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा हो रहा है, यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट यही फॉलो कर रहा है, खाली ऑप्शन नंबर सी ही फॉलो कर रहा है, इसके लिए यही हमारा आंसर है। और ये आंसर मैं निकाले दिखा भी दिया था आपको मैंने मेथड से करके, तो कैसा लगा आपको ये मेथड, अच्छा लगा ना। तो इस टाइप का सवाल जब भी आपको एग्जाम मिले ना, तो अगर समझ में ना आए, अगर आप भूल जाएं कि यह सवाल कैसे किया जाता है, तो आप बाई ऑप्शन से करिएगा, इसमें जो स्टेटमेंट देंगे ना उन स्टेटमेंट को फॉलो कराइएगा, उसको लगाइए, कंडीशन लगाइएगा, और देखिए जो स्टेटमेंट उसको फॉलो कर लेगा ऑप्शन, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक तो कर देना वीडियो कम से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया सीरीज का, और सीरीज का एक क्वेश्चन पक्का मैं आपको कराता ही कराता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 26 29 33 38 पे क्वेश्चन मार्क दे दिया बीच में, फिर 51 आ गया 20, तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है भाई यहाँ पे। 26 29 33 38 क्वेश्चन मार्क 51। अब अगर यहाँ देखें डिफरेंस कितने का है, +3 का पहले डिफरेंस चेक करते हैं, 29 से यहाँ +4 हो रहा है, 33 से +5 हो रहा है। अगर अगला स्टेटमेंट का तो कंजुगेटिव नंबर चल रहे तो 3 4 5 6, तो अगला डिफरेंस 6 का आना चाहिए था, तो +6 अगर ऐड करेंगे तो 38 से कितना हो 44, तो भाई अगला स्टेटमेंट हमारा +7 होना चाहिए था, तो 44 7 जोड़ेंगे तो आएगा 51, यानी कहीं ना कहीं हमारा ये चीज़ फॉलो हो रहा है। तो अगर 44 ऑप्शन दिया हो तो राइट, हाँ 44 दिया हुआ ऑलरेडी हमको, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है कंजुगेटिव नंबर है +3 +4 +5 +6 +7, यही चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। फिर आगे चलेगा +8 फिर आगे +9 ही चलते रहेगा सीरीज, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज हमारे 12 क्वेश्चन ही थे, समय की कमी की वजह से आज 12 क्वेश्चन करा पाया आज आपको मैं, तो लेकिन जो 12 क्वेश्चन थे बहुत बेहतरीन सवाल थे आप लोगों के लिए। अगर ये 12 सवाल के अकॉर्डिंग आपने और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आप लोगों के लिए। रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो इनको समझिएगा, करिएगा। जो जिनको आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीखने का प्रयास कीजिए, और इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। किताब तो आपके पास होंगी रीजनिंग वगैरह की, तो जैसे सवाल मैंने आपको करे वही सवाल के हिसाब से आप अपने आप से खुद के सवाल कीजिए, ठीक है। खुद से सवाल कीजिए, गूगल से सवाल ढूंढिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको अपना रियल एनालिसिस पता लगेगा कि आप रियल में आप पेपर के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तैयारी करने का। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना जैसे एग्जाम होने में लेट ही है अभी, तो ये अच्छा टाइम आप लोगों के लिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का। अगर रियल में सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो अगर लेबर गिरी ही करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, तो फिर हो तो उसके लिए तो नहीं पढ़े होंगे तभी नौकरी आपको मिल जाएगी। मनरेगा चलता रहता है गवर्नमेंट स्कीम, तो जाके नालुली बनाइएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्जी है, आपको कौन सी लाइफ चाहिए, मनरेगा वाली लाइफ चाहिए या एक अच्छी लाइफ चाहिए, सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब आपको चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन में समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं जो वीडियो की PDF है और जो उसमें एरर थे मैं सब सही करके आपको टेलीग्राम में PDF दे दूँगा, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।